हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट का जो अभी पेपर हुआ था, पेपर 1 का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों की सीरीज में लेके आई हूँ। तो ये प्रश्न पत्र मुझे मिल गया है जो बिहार एस्टेट में आया हुआ था पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 2 का जो है 17 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 17 जुलाई को जो है इसका रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। फिलहाल मेरे पास पेपर 1 का रिजल्ट है। पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जाम। चलिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, यही 3 होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो स्वर के साथ जो स्वर मिलाते हैं उसको हम स्वर संधि कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, वागजाल का सही संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा? वाक जमा जाल, वागजाल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाक जमा जाल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वर संधि का उदाहरण है राम अवतार, परमानंद, कविंद्र, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नयन में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादी? तो नयन, पवन, इन सब में कौन सी संधि होती है? अयादी संधि करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय तो नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुपुरुष यानी सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष। और जहाँ भी है जो शब्द प्रयुक्त होता है वहाँ हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो ये है जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है? कर्मधारय समास होगा। चलिए, नेक्स्ट है, धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन, धन के बिना। तो धनहीन, तो यहाँ पे क्या जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचपात्र शब्द में समास बताइए। अब पंचपात्र, यहाँ पे क्या आ गया? संख्या आ गया, और जहाँ पे भी संख्या आ जाता है वहाँ हमारा द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ पे गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ के जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबका प्रिय है भारत माता, सबकी प्रिय है भारत माता। तो भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ के सपूत है। हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को या सभी धर्म के लोगों को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्म के लोगों को। चलिए, नेक्स्ट फिर से जो है हमें दिया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की भी ओर ध्यान रखे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची भावना है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, तन से, धन से अथवा तन से, तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना,
किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है मनुष्य का धर्म है वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, सभी को समान समझे, सदा नैतिक नियमों का पालन करे, किसी से घृणा ना करे, तो वे स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि PYQ करना क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। देखिए जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है जिसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है 6 to 8 का जूनियर हिंदी का, उसमें ये कथन दिया हुआ है, इसमें ये गद्यांश दिया हुआ है। तो जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उनको भी अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे वही वाला है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। स्वा जमा था, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सु जमा अर्थ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व जमा अर्थ 3 वाला जो हमारा है ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुश से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर झाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर सुमार्ग का क्या आंसर है, सही रास्ता, टेढ़ा रास्ता, निकट का मार्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुमार्ग यानी कि सही रास्ता हमारा सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट है भगवान का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्न तो है ही नहीं, निश्चयवाचक वो भी नहीं है, निजवाचक, यहाँ पे राइट आंसर है संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का है। तो यहाँ भी क्या है, थोड़ी, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक। ठीक है जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं निर्दय, निर्मम, कृतज्ञ या फिर नास्तिक। तो जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको हम निर्दय कहते हैं। नेक्स्ट है आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तैयार हो जाना, दर दर भटकना, खाली बैठना या फिर बहुत लज्जित होना। तो राइट आंसर है दर दर भटकना। नेक्स्ट है पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या, आत्मजा, तन्या या फिर दुहिता। राइट आंसर है भार्या। नेक्स्ट है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं, तो उसे हम विधेय कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सही क्रम दिख रहा है। तो देखिए सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ये इसका सही जो है इसका हो जाएगा। ठीक है ये इसका क्रम होता है। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ER लगाते हैं और फिर हम ST लगाते हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे होता है। तो ऐसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। नेक्स्ट है पुरातन का विलोम है। तो विलोम हमसे पूछा है तो प्राचीन का पुराना ही होता है, पुराना, नवीन, नवीन ही यहाँ पे सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कपूर शब्द है। तो कपूर कैसा शब्द है, तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है, तो ये तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ होगा जीविकोपार्जन नहीं करना, जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन को से भागना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रोटी कमाना का तात्पर्य हो जाता है जीविकोपार्जन करना। हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा सुंदर होना, नहीं, क्रूप होना, नहीं, शान से रहना, नहीं, लज्जित होना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, पगड़ी संभालना, इज्जत बचाना या फिर इज्जत गिराना। राइट आंसर है इज्जत बचाना। नेक्स्ट है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा मुर्दा दफनाना, भूत से डरना, बात छिपाना या फिर दबी हुई बात फिर से उभारना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात को फिर से बाहर उभारना। नेक्स्ट है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है डरना और घबराना। दोनों विकल्प के हैं सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, वह बहुत जल्दी लौट आया, आप मेरे घर आने की कृपा करें। यहाँ पे जो है शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा कि शहीदों का देश जो है सदा आभारी रहेगा, ये शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, लो नहर भी पार कर ली, दादाजी चाय पी लीजिए, इस समय वो सो रहा है। अब यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है कि लाल किला लाल पत्थरों से बनी है नहीं आएगा, क्या आएगा बना है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, शाम को फल लेने जाना है, लोटा में भरकर पानी ले आओ, लोटे में भरकर पानी ले आओ, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा लोटा, तो ये यहाँ पे गलत है। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, यह हमारे आगामी नेता है, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, शेर बड़ा भयानक होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है अशुद्ध कौन सा है कि यह हमारे आगामी नेता है, ये क्या है आगामी शब्द जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह लड़का पीटता है, मैं शीतल जल पी रहा हूँ, वह बस से यात्रा कर रहा है, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। यहाँ पे देखिए वह लड़का पीटता है, ये क्या है अशुद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे पदबंध के क्वेश्चन शुरू हो गए। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में पदबंध है, तो देखिए राधा की गुड़िया, तो गुड़िया क्या है बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे क्या है गुड़िया की हम क्या बता रहे हैं विशेषता बता रहे हैं, तो आ जाएगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहलाते हैं, तो उसको हम जो पूरा अर्थ नहीं देता है उसको हम पदबंध कहते हैं, ठीक है। वाक्य तो कंप्लीट होता है, ठीक है, तो पदबंध जो है आधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, तो यहाँ पे क्या है ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध आ जाएगा। और मैंने आप सभी को पदबंध करवा रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप कैसे पदबंध पहचान सकते हैं। अगर आपने कमेंट किया कि मैं दोबारा करवा दूँ तो मैं दोबारा पदबंध करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुँच गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? देखिए कछुआ धीरे धीरे, तो
किसके बारे में कहा जा रहा है? कछुए के बारे में। यहाँ पे क्रिया क्या है? चलते हुए। अब कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है तो क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। यहाँ पे कौन सा पदबंध है? देखिए, तो सुभाष क्या है? शहीद हो गया। तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि यहाँ पे कितने संज्ञा है? सुभाष संज्ञा है, शहीद संज्ञा है, देश संज्ञा है। सुभाष शहीद हो गया, या फिर हम कह सकते हैं सुभाष सच्चा देशभक्त था, लेकिन हमने क्या कहा? देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। तो यहाँ पे संज्ञा जो है, और संज्ञा पदबंध में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके साथ आपको और संज्ञाएं मिल जाती है, तो वहाँ पे संज्ञा पदबंध होता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया के कथ्य रूप को कहते हैं। तो क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। वाक्य कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर भाववाच्य? देखिए, पुलिस के द्वारा क्या है? चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पे कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्मवाच्य। देखिए, अब यहाँ पे कर्तृवाच्य कब होता? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये हो जाता, तो हो जाता हमारा कर्तृ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब आपको यहाँ पे भाववाच्य बताना है। लड़का खाता है, सीता नाचती है, थोड़ी देर सो लिया करो, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाववाच्य। अब यहाँ पे ये क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर सो लिया करो ये क्या है? भाववाच्य है, ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वचन, बोली, बोलने का विषय या फिर कहावत? तो वाच्य का जो तात्पर्य होता है वो होता है बोलने का विषय, ठीक है। देखिए, बोली तो एक क्षेत्र विशेष की जो है भाषा होती है, उसको हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थकता का बोध होता है? तो जब यहाँ पे असमर्थ और निषेधार्थ की बात हो रही है तो वो हमें होता है भाववाच्य में। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? भाववाच्य आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं। यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं। यहाँ लोग बेहाल दशा में पड़े हैं हो जाएगा, बहुत से लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है? शुद्ध वाक्य ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी क्या है? बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी। बहन नींद से जाग पड़ी सही होता, सोती नींद से क्या होता है? तो गलत हो गया। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, इतना काफी था। यहाँ पे शुद्ध रूप क्या है? मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फिर से शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? शुद्ध वाक्य। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। तो ये भी अशुद्ध है, स्वयं और आप। तब शायद वह अवश्य आएगा। ये तब और शायद यहाँ पे अशुद्ध है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की, वार्ता की, यहाँ पे ये शुद्ध हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुनते सुनते कान भर गए। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की पुस्तक पढ़े। यहाँ पे हर एक विद्यार्थियों गलत हो गया, प्रत्येक होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। यहाँ भी शुद्ध है। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। यहाँ पे सुनते सुनते कान भर गए, सबसे शुद्ध शब्द यही है, ठीक है। चलिए, तुमसे बोला नहीं जाता। वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता, नहीं शब्द यानी असमर्थता की बात होती है, पे भाववाच्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 8? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य का भेद होता है वो होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है रस, शब्द शक्ति, छंद या फिर अलंकार? शब्द का जो अर्थ बोध कराता है वो शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, शब्द से प्रसिद्ध अर्थ बोध प्राप्त करने वाली शक्ति को कहते हैं। शब्द से जब अर्थ की बात हो रही है तो वहाँ पे अविधा शब्द शक्ति आता है। जब अर्थ की बात हो, शब्द की नहीं, अर्थ की, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी व्यंग। व्यंजक की बात हो तो वहाँ पे हमेशा क्या आता है? व्यंजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? लक्षणा, अभिधा या फिर छंद या फिर व्यंग? तो देखिए यहाँ पे मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ना हो तो वहाँ पे क्या जाता है? व्यंगार्थ हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंगार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें चुनना है कि कौन सा आंसर सही नहीं है, गलत कथन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति जो है शब्द पर आधारित है, ये कथन हमारा गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। चलिए, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को कहते हैं। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी है कि नारी है? नारी है कि साड़ी है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या है? संदेह हो रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, संदेह अलंकार। नेक्स्ट है, देख लो यह साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे क्या है? साकेत नगरी कहाँ चली गई? गगन में चली गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्का रही है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है, तरणी तनुजा तट तमाल तू, ता वर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट है, केशव सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे क्या आ गया? मानो शब्द, और जहाँ पे भी मानो, मनु, जानो, जनु आता है वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए अतद्गुण अलंकार है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं, तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंधेरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा। अंधेरों पर क्या है? अली यानी भंवरे मंडरा रहे हैं, और केशों पर जो है वो पपीहा मंडरा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? भ्रांति हो रही है कि अंधेरे में क्या है? जो भंवरे होती हैं, अली यानी भंवरे, भंवरे जो है वो पुष्प पे मंडराती हैं और केशों पर जो है पपीहा मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पे भ्रम हो रहा है, यहाँ पे क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, यथासंख्य या फिर उल्लेख? तो रूप है किरण में, सौंदर्य है में, यहाँ पे क्या है? उल्लेख अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार का उदाहरण है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो मोहन के उर्वशी, उर्वशी शब्द 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब हमें यहाँ पे रूपक अलंकार बताना। मन सागर
मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पे रूपक अलंकार किसमें है, इसमें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए तो देखिए पहला जो हमारे पास है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे क्या है, चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो क्या आ जाएगा, अनुप्रास, ठीक है। तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी शब्द का 2 बार प्रयुक्त है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यमक। को घटी ये वृषभानुजा, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर एक ही शब्द के जो अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पे श्लेष होता है, और शब्द जब रिपीट हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो तो वहाँ पे यमक होता है। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति मन सागर मनसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रूपक अलंकार, जहाँ पे बीच में योजक चिन्ह हो और सासेसी ना हो, ठीक है। तुम्हारा बी ऑप्शन हो गया। चलिए, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले में कौन सा अलंकार है, रेशमी कलम से, कलम कैसी है, रेशमी कलम, तो कलम पर रेशम होने का आरोप लगाया जाता है, जहाँ पे भी आरोप लगाया जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है रूपक ढूंढे, शशि मुख पर घूंघट डाले, कैसा मुख है, शशि मुख पर, मुख पर शशि होने का आरोप लगाया जाता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा रूपक, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंजकली कलिका लतान सिर सारी है, तो यहाँ पे अलंकार है। अब यहाँ पे पहले में कंज कली कलिका कवर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो गया, और दूसरा क्या है रूपक अलंकार, कंज कली कलिका लतान, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही विकल्प क्या है, सही है। नेक्स्ट है दुख है जीवन तरु के मूल में, दुख है जीवन तरु के, जीवन तरु, जीवन को क्या माना गया है, तरु के समान माना गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार ही होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन गलत जगह, इनमें से कोई नहीं। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मनु मानो जनु जानो, खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल दर्गण समहीन को करत मनो जब तप जाप, यहाँ पे भी क्या आ गया, मनो शब्द आ गया, तो क्या आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे है मानो भाई मानो माई धन धन अंतर दामिनी, यहाँ भी आपको क्या मिल गया, मानव, तो आ गया उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है तो 73 और 74 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, तो दोनों क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है मानो कठिन आंगन, चलिए अब यहाँ पे भी क्या आ गया, मानो, उत्प्रेक्षा हो गया। तंत्री नाद कवित रस, सरस रास रसी अंग, सासी से सरिस हो गया, लेकिन अनबूढ़े बूढ़े तिरे, यहाँ पे क्या है, अनबूढ़े बूढ़े तिरे, तो यहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में है, तो देखिए पत्थर पर क्या है, मुलायम होने का आरोप लगाया गया है, कि पत्थर मुलायम हो सकता है, नहीं हो सकता, विरोध भाव हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के, एक तो पत्थर है और दूसरा मुलायम हो गया, तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं, सन्नाटा क्या कर रहा है, बोल पड़ा है, विरोध भाव, विरोधाभास। नेक्स्ट है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, तो यहाँ पर भी क्या है, बातों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो गया। नेक्स्ट है विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद,
फूल क्या है, मुरझाने को। दीपक जो है वो मंद हो जा रहा है। बरस जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चांद। उदय हो रहा है छिपने के लिए चांद, तो बाद में क्या है, विरोध हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास आ गया। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ज़्यादा लगता है, प्लूत में सबसे अधिक लगता है। नेक्स्ट है, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? विराम स्थल को यति कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुस्वार युक्त वर्ण को कहते हैं। तो अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है उसको गुरु कहते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो उनमें गुरु वर्ण होता है। नेक्स्ट है, नगण में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जो है यहाँ पर लघु होते हैं। नेक्स्ट है, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैया में जो है 22 से 26 वर्ण होते हैं। किस वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर है मंदाक्रांता, हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगण, नगण, जगण और रगण के क्रम में 12 वर्ण होते, तो वहाँ पे कौन सा छंद होता है? वहाँ पे वरिष्ठतः छंद होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वार्णिक छंद है? सदा शशि द्विज ललाट शोभता व पटियों के तट द्वीप की शिखा। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे भी वरिष्ठतः छंद है। धनाक्षरी छंद है, तो धनाक्षरी जो है वार्णिक छंद होता है। ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। नेक्स्ट है, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो राजा जो है प्रसाद गुण को माना गया है। नेक्स्ट है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे काव्य गुण कौन सा है? यहाँ पे ओज गुण है। नेक्स्ट है, भूपर ध्यय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। तो यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पे क्या है? ओज गुण है। नेक्स्ट है, पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? तो उन्होंने जो है 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस या फिर रौद्र रस? तो यहाँ पे क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है विप्रलभ श्रृंगार। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें कौन से रस की प्रधानता है? तो वीर रस की। नेक्स्ट है, भयानक रस का स्थायी भाव है, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, उत्साह, भय या जुगुप्सा? तो भय जो है इसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, और यहाँ तक जो है हमारे पेपर 1 में जो है हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वो कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो शिक्षण कला से संबंधित पेपर में पूछा गया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रश्नोत्तरी एंड करती हूँ। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं ये वाला पार्ट जो इसका 101 नंबर से यानी जो 50 नंबर का आपका शिक्षण कला का आता है उससे प्रश्न पूछूं या नहीं बताऊं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी का।